नमस्कार, मैं राजाराम आप सभी का स्वागत करता हूं वन टू वन लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे सीपीसी का सेक्शन 79 और 18 शूट इन पर्टिकुलर केस यानी विशेष मामलों में शूट। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 79 और 80 में जो है वर्णन किया गया है कि सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ अगर मुकदमा होता है सिविल प्रक्रिया में तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है। तो धारा 79 क्या कहती है? यह धारा सरकार द्वारा या उसके खिलाफ वादों की अवधारणा को परिभाषित करती है। जब भी सरकार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है या सरकार द्वारा दायर किया जाता है तो वादी और प्रतिवादी को मामले में निम्नलिखित तरीकों से नामित किया जाता है, जैसा कि नीचे प्रदान किया गया है। जब भी मामला केंद्र सरकार द्वारा या उसके खिलाफ विस्थापित किया जाता है तो भारत संघ का प्रतिनिधित्व क्रमशः आवश्यक वादी या प्रतिवादी के रूप में किया जाएगा। जब भी राज्य सरकार द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है तो राज्य सरकार को वादी या प्रतिवादी के रूप में कार्य करना होगा। धारा 79 का दायरा कहाँ तक है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से धारा 79 का क्षेत्राधिकार क्षेत्र जुरिडिक्शन और रेलवे के खिलाफ मुकदमे दायर करने जैसे विभिन्न उप विषयों में इस धारा की और अधिक विखंडन फ्रेगमेंटेशन की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिस पर इस लेख के अगले भाग पर विचार किया जाएगा। देखिए, अब धारा 79 जो है वो उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है जिसके तहत सरकार द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है या दायर किया जाता है, लेकिन साथ ही यह सरकारी निकाय द्वारा या उसके खिलाफ लागू होने वाले अधिकारों और दायित्वों से संबंधित नहीं है। जहांगीर बनाम राज्य सचिव के मामले में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया गया था कि यह धारा कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनती, लेकिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने पर ही प्रक्रिया का तरीका घोषित करती है। अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है इस धारा का? केवल उसी अदालत को जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ हो मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है, अन्यथा यह किसी अन्य न्यायालय में नहीं हो सकेगा। डोमेनियम ऑफ इंडिया बनाम RCKC नाथ एंड कंपनी के मामले में यह माना गया था कि बसना या रहना या व्यवसाय करना जैसे शब्द जो कि संहिता की धारा 18, 19 और 20 में उल्लेखित है वह सरकार पर लागू नहीं होते हैं। रेलवे के खिलाफ मुकदमा यदि रेलवे को भारत संघ या किसी राज्य द्वारा प्रशासित किया जाता है तो रेलवे प्रशासन के खिलाफ दावा लागू करने के लिए कोई भी मुकदमा भारत संघ या राज्य के खिलाफ लाया जा सकता है और इसमें रेलवे प्रशासन को वाद के पक्ष के रूप में बनाना शामिल नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी ओर जब भी माल ले जाने के लिए, माल ढोने के लिए एक वाद की आवश्यकता होती है तो ऐसा वाद भारत संघ द्वारा दायर किया जा सकता है और यह भारत संघ बनाम RC जल के ऐतिहासिक मामलों में आयोजित किया गया था। अब धारा 80 के बारे में जानेंगे। धारा 80 क्या कहती है? यह धारा नोटिस की अवधारणा से संबंधित है। इस धारा के अनुसार बिना नोटिस जारी किए सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई दायित्व नहीं है। इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य भी शामिल है। जब ये राज्य था, किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाने का किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध उसके द्वारा आधिकारिक क्षमता से किए गए कार्य के संबंध में वाद दायर करने के संबंध में पुनः नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नोटिस वाद दायर करने से 2 महीने पहले दाखिल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा नोटिस दिया गया था या कार्यालय में छोड़ा गया था। जब भी मामला केंद्र सरकार के खिलाफ हो और इसका रेलवे से कोई संबंध न हो तो सरकार के सचिव सेक्रेटरी को नोटिस दिया जाना चाहिए। जब भी केंद्र सरकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और यह रेलवे से संबंधित है तो उस रेलवे के महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर को नोटिस दिया जाना चाहिए। जब भी किसी राज्य सरकार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो नोटिस उस राज्य सरकार के सचिव या जिले के कलेक्टर को दिया जाना चाहिए।
धारा 80 में सूचना, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अनुसार सरकार से अभिप्राय केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार आती है जब यह राज्य था, अभी यूनाइटेड टेरिटरी है तो भी आती है। यह इन सरकारों के किसी लोक अधिकारी के द्वारा अपने पद की हैसियत से किए गए किसी ऐसे कार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले वादी को तत्सम संबंधी सूचना उस विभाग के लोक अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी। इस सूचना में निम्न बातों का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है, जैसे कि वाद हेतु कार्रवाई का कारण यानी कॉज ऑफ एक्शन, वादी का नाम, निवास का स्थान और अनुसंतोष जो वह प्राप्त करना चाह रहा हो। यह सब इस प्रकार से उल्लेखित किया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त पदाधिकारी या लोक अधिकारी को सूचना देने वाले व्यक्ति की अच्छे से पहचान हो सके और ऐसी सूचना उपयुक्त पदाधिकारी या लोक अधिकारी के कार्यालय में दी गई है। धारा 80 की प्रकृति और उद्देश्य। इस धारा द्वारा निर्धारित उद्देश्य यह है कि राज्य के सचिव या लोक अधिकारी को अपने कानूनी स्थिति पर पुनर्विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि यदि ऐसी सलाह दी जाए तो दावे में संशोधन या निपटान किया जा सके। यह आगे मुकदमेबाजी के बिना किया जा सकता है या बहाली कर सकता है या कानून की अदालत का सहारा लिए बिना भी हो सकता है। जब भी सार्वजनिक अधिकारियों को एक वैधानिक नोटिस जारी किया जाता है तो उन्हें पूरी गंभीरता से नोटिस लेने की आवश्यकता होती है और उन्हें उस पर बैठने और नागरिकों को मुकदमेबाजी के अतिरिक्त के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होती है। नोटिस की सामग्री में क्या होना चाहिए? जो नोटिस में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करना चाहिए, जैसे कि नाम, विवरण, वादी का निवास, कार्रवाई का कारण और अंत में राहत जिसका वादी दावा करता है। साथ ही नोटिस प्राप्त करने वालों को दावे पर विचार करने के सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी देना आवश्यक है, जो कि भारत संघ बनाम शंकर स्टोर्स में आयोजित किया गया था। उपयुक्त विवरण इस तरह से दिया जाना चाहिए कि यह अधिकारियों को नोटिस देने वाले व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम बना सके। और गैर अनुपालन का प्रभाव क्या हो सकता है? इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन न करने या वाद पत्र प्लेंट में कोई चूक के कारण आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद पत्र को खारिज कर दिया जाता है। यदि किसी सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्ति के विरुद्ध है और लोक अधिकारी पर नोटिस जारी नहीं किया गया है तो वाद पत्र को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वाद को लोक अधिकारी के नाम से चलाया जाना चाहिए। आपने जितनी भी अभी जानकारी देखी है ये धारा 79 और 80 की है सीपीसी के सेक्शन की, और इसी से जुड़ा हुआ सेम है आदेश 27 जो कि इस पूरी प्रोसेस की कार्य प्रणाली के बारे में बात करता है कि प्रोसेस क्या है, नोटिस कैसे होते हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए, किस प्रकार से, और जितनी भी संपूर्ण जो जानकारी होती है वो आदेश 27 में बताई गई है। धन्यवाद।